नमस्कार, 5 जने के इस खास परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है, वो क्लीन चिट जो एसआईटी बहुत पहले दे चुकी थी और जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। तीस्ता सीतलवाड़ जो पिछले 20 साल से गुजरात दंगों के नाम पर अपनी दुकान चला रही थी, उनकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। उस समय की पत्रकारिता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जो सच्ची पत्रकारिता करते थे और तब भी गुजरात दंगों का सच लोगों के सामने लेकर आते थे। उन्हीं में से एक है वरिष्ठ पत्रकार उदय माहौरकर जी, जो एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं और वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, जो गवाह हैं 2002 के दंगों के और उसके बाद पिछले 20 साल में हुए घटनाक्रम के, और हर एक सच्चाई को उन्होंने बारीकी से देखा है, परखा है और जब पत्रकार रहे तो उसे रिपोर्ट भी किया है। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद जो तहलका मचा है, खास तौर से विपक्ष में और उन लोगों के उस खेमे में जो एक ये कह सकते हैं गिरोह चल रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे, अब वो परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। उसमें संविधान की, कानून की मुहर लग चुकी है। बिल्कुल। आपने पत्रकार रहते हुए 2002 में आप वहीं थे, गुजरात में थे, पत्रकारिता कर रहे थे, और कैसे ये दंगे शुरू हुए गोधरा से लेकर, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है जिसमें गुजरात सरकार को, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आप गवाह रहे, साक्षी रहे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ का रोल गोधरा के बाद से कैसे शुरू हुआ और कहां से संदिग्ध हुआ? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये 2010 में मैंने एक स्टोरी की थी। जितने भी गवाह को जो पढ़ाया गया था, ट्यूटर किया गया था, उनको कवर करते हुए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है वो 2010 में ही क्लियर हो गया था, मेरे एक स्टोरी के माध्यम से जो मैंने मार्च 2010 में की थी। 4 या 5 जो मेन गवाह थे वो सभी गलत थे, और जो 8 साल तक जो एक दुष्प्रचार चला, वो जो उसमें 4 या 5 जो मेन इंसिडेंट थे वो क्रिएट किए गए थे, इस स्टोरी ने साबित किया। एक आपको याद होगा कि कौसर बानो नाम की एक मुसलमान महिला थी, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जल के उनकी मौत हुई थी नरोड़ा पाटिया के अंदर। उनके बारे में ये कहा गया कि उनका रेप हुआ था, और उनका पेट चीर के, प्रेग्नेंट थी वो, गर्भवती थी, और उनका पेट चीर के तलवार की धार पे उनका जो बच्चा था उसको फेंक दिया गया। ठीक है, ये 8 साल तक चला ये झूठ। 2010 में मैंने तय किया कि मुझे उस व्यक्ति को ढूंढ निकालना है जिसने उनका पोस्टमार्टम किया था। तो वो थे डॉक्टर JS कनोरिया। उनको मैंने नडियाद में ढूंढ निकाला, नडियाद हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, सरकारी डॉक्टर थे। जब मिला उनसे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मनगढ़ंत स्टोरी है पूरी, उनकी जरूर मौत हुई थी, जल की हुई थी, लेकिन ये पूरी बात है जो उनका पेट चीर दिया गया, वो गर्भवती थी और उठा के उसको बाहर फेंक दिया, ये सब गलत बात है। उन्होंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाई थी और एसआईटी के सामने पेश भी की। बिल्कुल। उन्होंने मुझे ये कहा कि, मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ये पहले क्यों नहीं आपने मीडिया से कहा? उन्होंने कहा कि भाई मीडिया मेरे पास आता तो मैं कहता, मैं तो मीडिया का आदमी नहीं हूँ, मीडिया मेरे पास आएगी तो मैं कहूँ, जैसे आपको मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, उनके मुंह पे डर था, सत्य कहते हुए भी वो डर रहे थे, इतना प्रकोप था इस दुष्प्रचार का। ये दुष्प्रचार का ही प्रकोप था या एक जो इकोसिस्टम वहां बना दिया गया था, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन सा ऐसा इकोसिस्टम था कि जो गुजरात दंगों का असली सच, जिसमें गोधरा की वो 59 लोगों की चीखें दबा दी गई, लेकिन इस तरह की भयंकर कहानियां क्रिएट करके सामने पेश की गई, वो कौन सा ऐसा इकोसिस्टम था जिसने डरा के रखा था? ऐसा है कि वामपंथी विचार वाले लोगों का एक प्रभाव रहा है भारत के पत्रकारिता पे। अच्छा, ये जो इंसिडेंट वाला अलग टाइप का इंसिडेंट था। आप बात करते हैं गुजरात की। 1995 में कांग्रेस की, भाजपा की सरकार आई, फुल फ्लेज्ड गुजरात में, है ना, एक राष्ट्रवाद का माहौल बनता गया।
दूसरा कि 1998 में ये जो न्यूज़ चैनल का युग आया, तो न्यूज़ चैनल के बाद का ये पहला किस्सा था कि जहां एक कम्युनल इंसिडेंट, मतलब 59 हिंदुओं को जिस तरह से मारा गया, उसको देश को टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा था। वो भी लाइव रिपोर्टिंग पहली बार हो रही थी जी, इस तरह की। उससे एक भयंकर एक ज्वाला निकली हिंदू जाति के अंदर, गुजराती हिंदुओं के अंदर। उनको ये लगा कि देश का विभाजन करवाया मुसलमानों ने, हाँ, और बाद में अब हमको यहाँ पे हमको जीने भी नहीं दे रहे, ये एक माहौल खड़ा हो। क्योंकि टीवी का ये पहला रिपोर्टिंग था, मैंने कहा कम्युनल इंसिडेंट का ये पूरे भारत में पहला इंसिडेंट या इतना सीरियस इंसिडेंट था जो बीम हो रहा था टीवी के माध्यम से। उससे एक ज्वाला खड़ी हुई है ना। पहले 3 दिन में, जो राइट्स के पहले दिन थे, मार्च 1, 2 और 3, उसमें 30 लाख हिंदू रोड पे थे मुसलमानों को टारगेट करते हुए, जबकि जो पुलिस बल था मोदी सरकार का, वो सिर्फ 65 से 70 हजार था। आप समझे। दूसरा, जैसे ही इंसिडेंट हुआ, कुछ ही समय में श्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी बुला ली, प्रिवेंटिव अरेस्ट की बहुत बड़ी संख्या के अंदर। तीसरे दिन डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस आ गए दिल्ली से, समझा। लेकिन वो एक जन सैलाब था, उसमें इनोसेंट मुसलमानों को भी बहुत नुकसान हुआ, कुछ ऐसे दिल दहलाने वाले केस थे, लेकिन वो जन सैलाब था, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब इसको बोलते हैं ना, एक ऐसा रिएक्शन जिसको प्रैक्टिकली कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन था। इस रिएक्शन की शुरुआत गोधरा से होती है। 27 फरवरी की सुबह साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में जिस तरह से आग लगी, आप पत्रकार थे उस समय, गुजरात में ही थे। ये कहा जाता है कि उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई। जो पत्रकार वहाँ पहुँचे भी थे, उन्होंने कि हिंदुओं को जलाया गया या उसमें तीर्थयात्री थे, इस बात को छुपाया गया। लेकिन उसके बाद जो जनाक्रोश निकला सड़कों पर, और उस जो बदले में जो दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उसमें जहाँ जहाँ मुस्लिमों को मारा गया उसको मुखरता से और प्रमुखता से दिखाया गया। तो ये जो गोधरा का पूरा कांड था, उसको किस तरह से दबा दिया गया, जिसके बारे में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि कैसे उन 59 लोगों के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन उसके बाद जो जनाक्रोश में बातें हुई, और विशेष तौर पे ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि गोधरा में जो हुआ था वो प्री प्लान था, उसके बाद जो हुआ वो जनाक्रोश था। लेकिन सिचुएशन ऐसी बताई गई और 20 साल से यही बताया जा रहा है कि गोधरा में जो हुआ वो एक इंसिडेंट था, और उसके बाद जो दंगे हुए वो प्री प्लान थे, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी को भी घेरने की कोशिश की गई। उस समय का सच आपने जो देखा था वो क्या था? ऐसा था कि इससे भी ज्यादा घिनौना प्रयास हुआ है। गोधरा के जो खूनी थे, जिन गोधरा के घाची मुसलमानों ने इन 59 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनको बचाने का प्रयास चला 10 साल तक। ये एक अलग स्टोरी है। उनको बचाने का प्रयास हुआ, और ये जो दुष्प्रचार है कि भाई तो एक्सीडेंट था, है ना, ये कब बंद हुआ? जब 2010 के अंदर ही हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद में ये प्रचार बंद हुआ। वरना 8 साल तक ये प्रचार भी चला जी है कि भाई ये तो एक्सीडेंट था, अंदर से आग लग गई थी, खुद ही लगा दी थी। जबकि उसके कई विटनेस हैं उसके, ये कहने वाले कि हमने जलता हुआ देखा है, हमने पूरा जो मुसलमान टोला था उसको अटैक करते हुए देखा है, ट्रेन को जलाते हुए देखा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और तो और 2006 के अंदर यूसी बैनर्जी कमीशन बिठा गया, एक सेफ्टी कमिश्नर थे रेलवे के, यूसी बैनर्जी। उसमें सीधा प्रयास था यूपीए सरकार द्वारा, मतलब कांग्रेस द्वारा, श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा, जो रेलवे मिनिस्टर थे, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव द्वारा, जो रेलवे मिनिस्टर थे, कि इसको कुछ भी करके इसको एक एक्सीडेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि वो जो खूनी है मूल वो बच जाए। और कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी है कांग्रेस के नेताओं, अगर आप थोड़े गहरे में जाओगे तो आपको मिलेंगे वो स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा है कि ये तो
ट्रेन को तो ये आरएसएस, मोदी और बीजेपी नहीं जलाया है। बिल्कुल ये बातें मुसलमान के विरुद्ध जन आक्रोश खड़ा करने के लिए, ताकि इलेक्शन जीत सकें। जी, तो ये दुष्प्रचार तो काफी चला। अब इस पूरे केस में लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जी, नाम नहीं लूंगा मैं। जो इस दुष्प्रचार में जो लोग शामिल थे उसमें 3-4 लोग थे, है ना, सबको मालूम है। मेरा ये अनुभव करीबन 3 या 4 मार्च का है, जब राइट्स खत्म ही हुए थे या तो चल रहे थे थोड़े बहुत। 3 दिन बाद ही काफी कंट्रोल हो गए थे। जी जी। शाह आलम नाम की एक दरगाह है वहां पे, मध्यकालीन दरगाह है, बड़े बड़े रूम है उसके अंदर, बड़े बड़े पैसेजेस हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान थे ये, जिनको हिंदू आक्रोश फेस करना पड़ा था, तो गांव से छोड़ छोड़ के भागे थे ये लोग, तो इनको वहां ठहराया गया शाह आलम दरगाह के अंदर एक ग्रुप को। जब मैं गया वहां पे शाह आलम दरगाह के अंदर, घुसते सी राइट हैंड साइड को एक हिस्सा है पूरा, जिसमें ऐसे बड़े बड़े 2-3 रूम टाइप के बने हुए। वहां एक महिला काले ड्रेस के अंदर, वो एक नरोड़ा पाटिया का जो एक विक्टिम था मुसलमान, है ना, उसको ये कह रही थी, उसके पास ऑडियो रिकॉर्डर था, उसको ये कह रही थी कि तुम कहो कि तुम पे इतना अत्याचार हुआ है कि तुम आतंकवादी बन जाओगे। अच्छा, वो बेचारा सीधा आदमी था, वो बोल नहीं पाया, इन्होंने बंद किया, फिर से उसको बोला तुम जोर से कहो कि मैं आतंकवादी बनूंगा। जब मैंने देखा ये, अच्छा वो जो हिस्सा था वहां मैं अकेला ही था, वो थोड़ा दूर खड़ा था, वो महिला को मालूम था कि कोई देख रहा है मुझे। तो मैं, हमारे बंदीप सिंह नाम के हमारे फोटोग्राफर थे इंडिया टुडे के, बंदीप सिंह, वो उधर ही घूम रहे थे, मैं उनको दौड़ा, देखा एक बहुत बड़ा, मेरा विचार ये था कि दोनों का फोटो अगर आ जाए तो स्टोरी का भाग बन सकता है। मैं आया देखते वो महिला निकल चुकी थी। बगल वाला जो पोर्शन था वहां पे मैंने पूछा कि भाई ये काले कपड़े में महिला कौन थी? वो महिला, ये जो लोग थे उस टाइम पे, उनमें की एक महिला थी। मतलब कितना घृणा प्रयास है कि आप एक विक्टिम को, उसको एक उससे सहानुभूति भरा उससे आपको बर्ताव करना चाहिए कि भाई क्या तुम्हारी तकलीफ है। उसके बजाय आपको ये कह रहे हो कि तुम ये कहो कि मैं आतंकवादी बनूंगा। आप एक नैरेटिव सेट करने का पूरा काम कर बिल्कुल, इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो ये मतलब ये षड्यंत्र बड़ा बनने वाला है, तो संकेत मुझे 4-5वें दिन ही मिल गया था, ये षड्यंत्र बड़ा चलेगा। उसमें क्या होता था, जो पत्रकार आते थे, सो कॉल्ड सीडू सेकुलरिस्ट, वो एक गुजरात टुडे नाम का एक पेपर था वहां, जो कोई मुसलमान भाई चलाते थे। वो सीधे उतरते थे और सीधे गुजरात टुडे में जाते थे, वहां से जो भी मटेरियल मिलता था उसको वो छापते थे और उसको कवर करते थे। भाई आप गुजरात टुडे में जा रहे हो तो आपको वीएचपी के ऑफिस में भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। वो गुजरात टुडे में ही जाते थे, वहां से ही रिपोर्टिंग होता है। जैसे कम से कम 5 लोगों को देखा है, बड़े बड़े पत्रकार, जो आने के बाद हिंदू साइड से बातें नहीं करते थे, सीधे वहीं जाते थे और वो खुद को निष्पक्ष बोलते थे। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, किस तरीके से एविडेंस को मैनिपुलेट किया गया। जो भी स्टेटमेंट आए पुलिस के पास में, ये जो रायोटियर्स थे उनके अगेंस्ट में, वो सभी टाइप्ड रूप में आते थे। मतलब वो पूरी टीम काम करती थी उसमें, कैंप में जाते थे, देखते थे कि भाई देखो ये था, ये बगल में था, इसको ये साइन करोगे। वहाँ पे जो मेन नेता होते थे उनका नाम डाल देना, वो हो या ना हो, समझा। तो दूसरा एक मदीना बीबी नाम की थी, उसका चला था, उसका भी खूब साल चला, 8 साल तक कि भाई ये तो इसका रेप हुआ है ना। तो नानू मियां मलिक जो उसके विटनेस थे, जिनका पहला स्टेटमेंट था कि मदीना का रेप हुआ है, उन्होंने 2009 में एसआईटी को कहा कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये मेरे से तीस्ता सेटलवाड़ ने लिया हुआ है। मैंने तीस्ता सेटलवाड़ से कहा कि तीस्ता जी आप मत दीजिए, ये ऐसा मैंने देखा ही नहीं, तो भी तीस्ता जी ने मेरे साइन लेके दे दिया। और ये बात नानू मियां मलिक ने मुझे भी कही 2010 में जब मैं मिलने गया। तो 2 इंसिडेंट में आपके ध्यान पे लाना चाहूंगा। एक है संजेली गांव में, संजेली दोहट डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहां गोधरा कांड हुआ वहां से 50 किलोमीटर, ठीक। अब इसकी जो ज्वाला निकली इतनी भयंकर थी कि रातों रात
हजारों की और लाखों की संख्या में हिंदू बाहर निकल पड़े कि मारो मुसलमानों की परिस्थिति, कोई को कंट्रोल करने वाला भी नहीं था। ठीक, मतलब ये होता था कि ऐसे कार जा रही है रोड पे, तो हिंदू वहां खड़े रहते थे, यंग लड़के, पढ़े लिखे, डॉक्टर इंजीनियर भी होंगे उसमें, वो गाड़ी रोकते थे और बोलते थे भाई कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, समझा? ऐसा एक दहशत बैठ गई थी, क्योंकि मुसलमान तो नहीं है, कि जलाने तो नहीं आ रहे ये लोग और कोई कांड करने तो नहीं आ रहे, ये परिस्थिति हो गई, समझा? तो संजेली गांव के अंदर 2500 मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए एक 8 से 10 हजार का वनवासियों का टोला था, तीर कमान और बंदूक लेके उसने उस गांव को घेर लिया और जान बचाने के लिए ये लोग 3 बिल्डिंग में इकट्ठा हुए। इनके पास कुछ बंदूक थी, कुछ फायरिंग भी किया इन्होंने, तो वो जो वनवासी बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने अपने आप को फायरिंग रेंज के बाहर रखा। जब इनकी गोलियां खत्म हो गई फिर वो पास में आ गए। तो उस टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर, मैं उनका नाम भूल रहा हूं अभी, उनकी डेथ अभी हुई है, जाडेजा करके, उन्होंने लीड ली, फायरिंग की हवा के अंदर और इन 2500 मुसलमानों की जान बचाई, वरना 2500 मुसलमानों से जल के राख हो जाते। ये बात है मार्च 1 की। मार्च 7 को बोडेली नाम की जगह है, वहां पे भी ऐसे 3000 शरणार्थी मुसलमान इकट्ठा हुए थे, अलग अलग गांव से आए थे बेचारे। उनको अगेन 10,000 का टोला, वही बंदूक और तीर कमान लेके उनको मारने के लिए जा रहा था। उसने फायरिंग किया, उसमें ख्याल से एक या 2 वनवासियों की मौत भी हुई होगी उसमें, प्रिवेंटिव फायरिंग के अंदर, और 3000 की जान बचाई। 5000 के ऊपर तो जान 2 इंसिडेंट में बच गई थी, समझो आप। और ये वही पुलिस है जिसको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। ये तो आपको 2 और भी जगह है, 2 बड़े इंसिडेंट मैंने बताया कि जहां 5000 से ज्यादा मुसलमानों की जान पुलिस ने बचाई। आप जिस तरह से जान बचाने की बात आ रही है, तो जो इस बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया था ज़किया जाफरी के, जिनके पति एहसान जाफरी जो थे, कांग्रेस के पूर्व नेता थे, उनको लेकर भी काफ़ी कुछ कहा गया, लिखा गया, क्योंकि 2010 में जो आपने आर्टिकल लिखा था उसमें उसके सच का भी खुलासा आपने किया था कि वो क्या सिचुएशन थी, और जो तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे उनमें और एसआईटी ने जो जांच की थी उसमें काफ़ी अंतर था। इसमें ऐसा था कि एहसान जाफरी, ये मैंने कहा जन सैलाब था, ये मुसलमानों को हिंदू अटैक कर रहे थे। जाफरी साहब को भी पुलिस ने बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पुलिस में कंट्रोल में था ही नहीं, समझो आप। पर ये जो स्टोरी मनगढ़ंत की गई है, इम्तियाज पठान नाम के एक तीस्ता के व्यक्ति थे मेरे ख्याल से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जाफरी ने फोन किया नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने उनको अपशब्द कहे, गालियां दी, सरासर गलत है। ऑन रिकॉर्ड कोई जाफरी ने श्री नरेंद्र मोदी को कोई फोन नहीं किया। वो इंसिडेंट ऐसा था कि जाफरी अपने आप को बचाने के लिए बंदूक थी, उन्होंने फायरिंग किया, उनके भी वो राउंड्स खत्म हो गए और फिर वो टोला आने लगा पास में। जी, यह बात वही है ना कि दंगाइयों ने जो किया उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके नाम पर जो घृणित कहानियां बनाई गई और उसका उन कहानी हिंदू जाति को बदनाम करने के लिए, हिंदू जाति को बदनाम करने के लिए, मुझे याद है मैंने कम से कम 2 मुसलमानों को खूब मदद की, उनका घर जल गया था, ऐसे कई लोग होंगे मेरे जैसे। ये दिखाने का जो प्रयास किया कि हर एक मुसलमान एक राक्षस बन चुका है, हर एक हिंदू राक्षस बन चुका हो, तो गलत था ना। और ये बहुत ही ऐसा नैरेटिव बनाया गया था जिसके लिए जो कहानियां जिनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को शक के घेरे में डाला है और अब एटीएस की गिरफ्त में है वो। इस पूरे मामले में इस तरह के एनजीओ तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों की एंट्री कैसे होती है, ये आप बता पाएंगे? नहीं, एंट्री तो मैंने बताया ना आपको कि वो तो वहाँ ही है, ये लोग वहीं हाजिर थे, ये लोग सब। ये तो दूसरे तीसरे दिन आ ही गए थे वहाँ पे। जितने भी एनजीओ हैं जो आज कटघरे में खड़े हैं दुष्प्रचार के लिए, ये सभी वहाँ 2-3 दिन में पहुंच गए थे, अहमदाबाद आ गए थे सबके सब। और इन्होंने कभी किसी हिंदू से या गोधरा की ट्रेन में जलाए गए लोग हिंदू थे, उनके बारे में जानकारी कभी नहीं ली इन लोगों ने? नहीं, ये क्या करते थे, अगर उनको मिलते भी थे तो
मतलब जो संगीनता थी गोधरा की उसको घटाने का प्रयत्न करते थे। अगर हिंदू विटनेस को भी मिलते थे ये गोधरा इंसिडेंट के अंदर, तो उनका प्रयास तो वही होता था, पूरा एजेंडा उनका बड़ा सेट था कि गोधरा में जिन्होंने किया वो न हो बदनाम या कम बदनाम हो, और उसके रिएक्शन में जो किया हिंदुओं ने वो सब राक्षस के रूप में उनको चित्रित किया जाए। 20 साल से यही किया उन्होंने, यही और अच्छे से प्रचारित किया। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे प्रचार के दौरान जो सबसे बड़ी बात, जो कि हम आपको फिर बोलते, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कानून पर विश्वास रखा, न्याय प्रक्रिया के जरिए उन्होंने सोचा था कि जब सच सामने आएगा। लेकिन इतना बड़ा नैरेटिव गढ़ने के दौरान उनकी छवि को धूमिल किया गया, क्योंकि आप उनको इतने सालों से जानते हैं। ये जो विषपान उन्होंने किया, उसके पीछे का कारण और धैर्य कैसे आया? मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अभी तक कभी नहीं किया। श्री नरेंद्र मोदी की इस बात को वो प्रदर्शित करता है। 17 दिसंबर को 15 दिसंबर को इंटरव्यू में लेने गए उनके घर पे, श्री नरेंद्र मोदी के घर पे, 15 दिसंबर 2002, जीतने के या 2-3 दिन के बाद। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, पर जिस तरीके से उनको बदनाम करने का प्रयत्न हुआ था उसको लेके उनके आंख में मैंने आंसू देखे उस दिन। उन्होंने मुझे ये कहा कि शायद मेरे इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं होगा ये, उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक लाइफ के जो मापदंड है, ईमानदारी के, है ना, पारदर्शिता के, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने फॉलो किया सीएम बनने के बाद, लेकिन उस पर कोई ने ध्यान नहीं दिया। मेरी जो कटिबद्धता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ईमानदारी के लिए, उस पर कोई ने ध्यान नहीं दिया। ये मुझे विलन ही दिखाते रहे। ऐसा कहते कहते उनकी आंख में मैंने आंसू उस दिन देखे थे। 15 दिसंबर की बात है। इतने दिनों तक उन्होंने कभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, यहाँ तक कि एक तरह से पत्रकारों से उन्होंने दूरी बनाई। क्या ये वही कड़वा अनुभव था जो आज वही पत्रकार कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी तो मीडिया से बात ही नहीं करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जहर क्या वही था? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जो मीडिया से बात नहीं करते हैं उसमें इसका प्रमुख रोल है। कम बात करते हैं, उसका बात नहीं करते ऐसा नहीं है। अभी भी जैसे कि वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बात करते हैं मीडिया से। अभी जब यूरोप गए थे मई के अंदर, वापस आए तो उन्होंने बात की, ऐसा नहीं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो रेगुलरली। उसके पीछे क्या है? कहीं ना कहीं ये वजह है, थोड़ी जो दूरी बना के रखते हैं उसके कारण ये भी है, क्योंकि उस दौरान नहीं, उनको लगता है कि अधिकांश मीडिया का एजेंडा वो सेट है, जहां तक उनका सवाल है। तो उनका अनुभव भी है ना, क्योंकि उसके बाद जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी हुए हैं, घूम फिर के ये जो पत्रकारों का एक गिरोह रहा है जो एक उद्देश्य और एजेंडे के साथ आता था, उन्होंने वही सवाल पूछा और गुजरात दंगों की जो आग थी उसको कभी शांत नहीं होने दिया। बिल्कुल। तो उस पूरे मामले में लेकर ऐसा लगता है कि, और क्या यही वो स्ट्रेंथ उनको मिली है कि जो इस बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया और कानून के रास्ते जाने का उन्होंने फैसला किया? आप देखिए ना कि उनका 9 या 11 घंटे उनका इंटरोगेशन हुआ था, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। तो वो तो मतलब बहुत ही उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही डेकोरम के साथ बिहेव किया है, उन्होंने डिसिप्लिन के साथ किया है। पब्लिक लाइफ के जो मापदंड है उनको उसका अनुकरण किया है पूरे मामले में। चाहते तो वो भी उल्टा सीधा बोल सकते थे जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, वो भी 20 साल तक इस तरह से चुप रहना। बिल्कुल। अच्छा, तीस्ता सीतलवाड़ के अलावा संजीव भट्ट हैं, आरबी श्री कुमार हैं, इन जैसे अधिकारियों को भी जो है अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इनकी भी जांच की जा रही है, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स या अधिकारी थे, इनकी भूमिका उस समय क्या थी? ये किस तरफ से, कैसे इन लोगों के साथ जुड़े उस समय? देखिए, कैसे जुड़े उसको तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन गलत थे उनको पहले से दिख रहा था। संजीव भट्ट जिस जगह एंटर हुए इसके अंदर तो बिल्कुल ही गलत था। वो जूनियर ऑफिसर थे, वो जो ओहदे पे वो थे
उस ओहदे पे वो सीएम की मीटिंग में हाजिर नहीं रह सकते। वो तो जूनियर ऑफिसर सीएम की मीटिंग में आते ही नहीं है, समझो आप। वो तो गलत ही था, सरासर गलत था। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी उस समय? कांग्रेस का, मैं अभी 3-4 दिन से मैं डिबेट में आया हूं इस मुद्दे पे। कांग्रेस ये कहती, कांग्रेस के एक स्पोक्समैन ने ये कहा एक डिबेट में जिसमें मैं था कि भाई हमारा तीसरा से कोई लेना देना नहीं है, इससे ज़्यादा सफेद झूठ क्या हो सकता है। तीसरा सेटलमेंट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जो सोनिया गांधी के बिल्कुल कोर थी, वो उसके अंदर मेंबर थी, को पद्मश्री दिया 2007 में यूपीए सरकार ने, और कई सारी ढेर सारी मदद की है। आप उनके फंड्स चेक करोगे तो आप, तो तीसरा सेटलमेंट, ये कहना कि तीसरा सेटलमेंट तो अपने आप काम कर रही थी, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। मतलब वो तथ्य है ही नहीं जो इस बात को प्रदर्शित करें या सपोर्ट करें, ऐसे कोई तथ्य ही नहीं है, समझे आप। तथ्य यही है जो ये साबित करते हैं कि उनका क्लोज कनेक्शन था सभी मोदी विरोधियों के साथ, आरएसएस विरोधियों के साथ, इंक्लूडिंग कांग्रेस। आपको लगता है जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसे लेकर ये जो अब जिस तरह का ये जो टूल किट काम करता था, इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया का इस्तेमाल करता था, इनको एक बड़ी चोट पहुंची है, जब स्मूथली इतना कर नहीं पाएंगे। अब वो तीस्ता सीतलवाड़ को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की वो चीजें नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट किए हुए भूतकाल में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हो एक दूसरा गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग अब गिरफ्तार हुए हैं, ये बात सही है कि फंड्स आने बंद हो गए, ये भी सही है कि कमजोर हुए हैं, लेकिन अब देश के लोग यही चाहते हैं कि जो उन्होंने किया, चाहे वो विक्टिम्स के साथ किया हो, चाहे वो वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए किया हो, या वहाँ नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे उनकी छवि खराब करने के लिए किया हो, उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। और यही हम उम्मीद करते हैं कि भारत की जिस कानून व्यवस्था से नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिली है, वही कानून व्यवस्था उन दोषियों को भी सज़ा ज़रूर दिलाएगी। आपने पूरी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, देश हित पे काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।